नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हमारे दो पत्रकार बंधु थे, एक आनंद बोस जी थे, एक गौरव बिष्ट जी थे। गौरव बिष्ट जी बचपन से मैं उनको जानता हूँ, मेरे साथ रहे, मेरे पड़ोसी थे। जब वो क्लास 4th में पढ़ते थे, 5th में पढ़ते थे, तब से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं उनको जानता हूँ। और पिछले कल ही उनका निधन हुआ और फिर उससे पहले बोस जी का भी देहांत हुआ। दोनों पत्रकार जब कभी भी सरकार की कमियां होती थी उजागर करते रहते थे। गौरव बिष्ट जी पिछले दिनों मुझे मिले, ओवर में आके हमारी बातचीत हुई। वो थोड़े गुस्सा थे मुझसे भी, मैंने फिर उनको बात की, फिर हम दोबारा मिले कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में कैसे आगे बढ़ेंगे। आज वो दोनों हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज ही गौरव जी का कल रात को देहांत हुआ। बहुत कम उम्र के थे, तो उनके निधन पर हमारी पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक दल ने आज विधानसभा में भी प्रस्ताव रखकर गौरव बिष्ट जी, हमारे आनंद बोस जी, हमारे अमर उजाला के विपिन काला जी, तीनों पर हमने अपनी संवेदना व्यक्त की है। और इस मौके पर जो उनके परिवारों को हम शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो हमसे होगा वो हम आने वाले समय में उनके लिए करेंगे। धन्यवाद। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रहे। और उसके कारण भी केंद्र सरकार ने हम पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मैं आपका उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। जो नई पेंशन स्कीम आई है उसमें 10% सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अपना शेयर डालना पड़ेगा। हम उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई शेयर नहीं ले रहे हैं। हमने कहा है सरकार का कर्मचारी, सरकार का अधिकारी जो भी होगा, उस सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता हूं। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा, और तकरीबन 9042 करोड़ रुपए की राशि हमने केंद्र सरकार के पास भेजी। अभी तक वो PDNA की कोई भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। NPS कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपया PFRDA से प्राप्त नहीं हुए हैं। 9200। वो सरकारी कर्मचारियों का अंशदान भी है और सरकार का भी अंशदान है। 9200 करोड़ रुपया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं।
जो जीएसटी कंपनसेशन होता है, जब जीएसटी लागू होता था वैट एक्साइज खत्म होने के बाद, जीएसटी कंपनसेशन जो है जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे उससे पहले मिलता रहा। महज चुनावों के 5 महीने पहले ये जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद हो गया, जिससे प्रतिवर्ष राज्य की ट्रेजरी को 2500 से 3000 करोड़ रुपए की आय कम होगी। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारी जो बोरोइंग है वो लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो फाइनेंस कमीशन द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा तय की गई थी, उसके अनुसार पहले वर्ष उनको 10,000 करोड़ रुपया मिला और 10,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होती गई। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और कमी आई और अगले वर्ष 10,000 से घटकर 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन टैक्सेस में जो राज्य का शेयर है उसका 70% जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के समय एग्जॉस्ट कर लिया है, यानी कि उसका उन्होंने खर्चा कर लिया है। उसके बाद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारी सरकार ने इसमें नियम अपनाकर और आगे कैसे बढ़ना है इस दिशा में पहले बजट से ही हमने अपनी रूपरेखा तय की। दूसरे बजट में भी उस रूपरेखा को हमने आगे बढ़ने के बारे में बताया गया है। हमारे आर्थिक प्रबंधन से और हमारे जो हमने काम किया, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता दिख रहा है। ये पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए की पहले वित्तीय वर्ष जो 2023-24 का है राजस्व अधिक अर्जित किया गया है। और यही नहीं, ये भी पहली बार है कि प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है। और आपने मुझे सुना होगा, मेरे आप पिछले बातों को भी ध्यान से रखें कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयास हमारे सफल होंगे। यही मैं बार बार कहता हूं और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे पहले हमको इसके फैसले करने हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री हो, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होंगे, नई योजनाओं पर कहां से धन आएगा, शिक्षा का स्तर जो कि गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा।
हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राजस्व में किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, समाज के सभी वर्गों का कैसे ख्याल रखना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार जो सरकारी धन है उसको कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने मंत्रिमंडल में चर्चा की। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। हम अपनी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनके बढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। जिसकी सरकार बने अभी 1 महीना हो और वो सरकार 1 महीने के अंदर ये फैसला करती है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए। हमने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया, इसलिए किया कि बुढ़ापे में उनको हर महीने अश्योर्ड इनकम मिलती रही। और उसके कारण भी केंद्र सरकार ने हम पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मैं आपका उसका उदाहरण देना चाहता हूं। जो नई पेंशन स्कीम आई है उसमें 10% सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अपना शेयर डालना पड़ेगा। हम उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई शेयर नहीं ले रहे हैं। हमने कहा है सरकार का कर्मचारी, सरकार का अधिकारी जो भी होगा, उस सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पीड़ा को जानता हूं। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में घटकर जो 24-25 में सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह जाएगी। इसके अलावा जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है। किसी भी प्रदेश पर जब कोई संकट आता है तो उस शेयर का कोई हिस्सा प्रदेश को आपदा के बाद जो उसकी योजनाओं को क्षति पहुंचती है, सड़कों को क्षति पहुंचती है, उसके लिए मिलता है। उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा और तकरीबन 9 महीने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने CPS साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका DA हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी,
यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है, ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है। सर, प्रेजेंट डेट में प्रदेश सरकार पर कर्ज का प्रेजेंट डेट में कितना? देखिए, मेरा ख्याल अब तो 90,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी और निकाल के पहले 10,000 करोड़ थी जो हमने देनदारियां दी है, 1,000 करोड़ कम कर ली है, 9,000 करोड़ की और देनदारियां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, हमें रोडों पर भी पैसा खर्च करना, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। पीने की पानी की योजनाओं पर भी हमने खर्च करना, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नई बिल्डिंग्स भी बनानी है, पुरानी बिल्डिंग को भी तोड़कर खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो खर्चा करते ही ये नहीं है, ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करके भी हमको पैसा करना। और इस बार हमारा टारगेट है, पिछली बार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करने के कारण जो हमें एससीए मिलना चाहिए था वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा हमें एक साल में रोड, सड़क, बिल्डिंग, सब पानी की सब पर खर्च करना पड़ता है। इस बार का टारगेट हमारा 6,000 करोड़ का है, वो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया। सर, जो है शराब में घोटाले का आरोप। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो विपक्ष के नेता ने किया, पर वो फंस गए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो, आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, एक साल में। और जो वो बोल रहे हैं, 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात करें, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है। उसमें बोली होती, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ाकर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हमें एक साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने एक साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत हाँ, वो एक बात उन्होंने कही कि शराब के रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री सदस्य। अब जो शराब के रेट है, शराब पीने वाला तो महंगी से महंगी खरीद लेता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में भी हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि लूट नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी लूट करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ने पेनल्टी का प्रावधान किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया, बेटियों की उम्र को 18 से 21 साल किया है, और महिलाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। 1500 रुपया हमने दिया, और ये 18 से 21 का बिल हम लाए। और जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी राइट था, वो भी हमने अपनी बहनों को दिया। ये भी 1971 के बाद सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मंत्रियों का और सीपीएस का वेतन, धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।